काश और आप देख रहे हैं ओएनजी के यूट्यूब चैनल। दोस्तों जैसे कि आपको पता है यूपी ट्रिपल एससी पैट का पेपर होने वाला है। ठीक है, आज की दोस्तों इस वीडियो में हम जीके, हिंदी, मैथ और रीजनिंग के दोस्तों टॉप मिडल क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगर आप भी अपना यूपी ट्रिपल एससी पैट में एक अच्छा स्कोर करना चाहते हो दोस्तों तो हमारी वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। ठीक है दोस्तों मैं आपको जैसा आज का प्रैक्टिस सेट कराऊंगा ना, बिल्कुल आपको ऐसे ही हुबहू पेपर देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ठीक है, आज का दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, आज का दोस्तों हमारा भारतीय इतिहास का ठीक है पहला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो ये था खारवेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं खारवेल दोस्तों ये किस वंश से संबंधित था? तो दोस्तों ये था चोल वंश से संबंधित। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं चोल राजवंश की स्थापना किसने करी थी? तो दोस्तों चोल राजवंश की स्थापना महामेघ वाहन ने इसकी स्थापना करी थी, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं अजातशत्रु की। तो दोस्तों अजातशत्रु हर्यक वंश से संबंधित था। ठीक है, इसके अलावा बिंदुसार की बात करते हैं दोस्तों, तो बिंदुसार का संबंध मौर्य वंश से है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आज का हमारा। दोस्तों मैं आपको जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा बिल्कुल आपको दोस्तों ऐसे ही पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आज का हमारा, हड़प्पा सभ्यता के उपकरण वे हथियार मुख्यतः किसके बने थे दोस्तों? तो ये बने थे तांबा, कांस्य और टीन के। ठीक है, ऑप्शन नंबर चौथा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने करी थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921-22 में दयाराम साहनी ने करी थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आज का हमारा, किस सुल्तान के काल में खालसा की सीमाएं अत्यधिक विकसित हुई थी? तो ये हुई थी अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है आज का हमारा, महाराष्ट्र के निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन प्रार्थना समाज के संस्थापक यानी कि मुखिया थे दोस्तों? तो ये थे ठीक है डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग। ऑप्शन नंबर तीसरा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने करी थी? तो आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना करी थी। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी थी? तो दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना राम मोहन राय ने करी थी। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं आर्य समाज की स्थापना किसने करी थी? तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने करी थी। इसके अलावा सत्य सुदक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने करी थी। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आज का हमारा, अंग्रेजी शासनकाल के दौरान कौन से गवर्नर जनरल ने विलय नीति प्रस्तुत की थी? ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, विलय नीति किसने प्रस्तुत की थी दोस्तों? तो ये करी थी लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा बात करते हैं भारत में पहली बार ट्रेन किसके कार्यकाल के दौरान चलाई गई थी? तो ये लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान चलाई गई थी। ठीक है, इसके अलावा कहां से कहां तक चली थी? तो दोस्तों ये चली थी मुंबई से ठाणे के बीच, और दोस्तों 34 किलोमीटर की यात्रा उसने, ठीक है मतलब 34 किलोमीटर की यात्रा करी थी उसने। ठीक है, उस ट्रेन ने। इसके अलावा बात करते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस की दोस्तों, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसने करा था दोस्तों स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत करी थी। इसके अलावा लॉर्ड वारेन हेस्टिंग की बात करते हैं, ये थे बंगाल के पहले गवर्नर जनरल। ठीक है, इसके अलावा लॉर्ड विलियम बेंटिंग की बात करते हैं दोस्तों, तो ये थे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है, ये थे बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। इसके अलावा जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आज का हमारा, और दोस्तों हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से है। ठीक है दोस्तों, जितने भी अलग अलग पार्ट हैं उसमें दोस्तों आपको 5-5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आज का हमारा, किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया था? तो ये क्या था? चंपारण सत्याग्रह के बाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं चंपारण सत्याग्रह, ये कब हुआ था? तो ये 1917 में हुआ था। ठीक है, और दोस्तों किसके विरोध में हुआ था? तो ये हुआ था नील की खेती करने वाले किसानों के शोषण के खिलाफ हुआ था। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह, और ये कहां पर है? तो ये बिहार में। ठीक है, कब हुआ था? 1917 में हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया पहला आंदोलन यही था। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह। इसके अलावा बात करते हैं असहयोग आंदोलन, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 1 अगस्त 1920 को इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं दांडी यात्रा, जिसको नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये कब से स्टार्ट हुआ था? तो ये हुआ था 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चली थी। ठीक है, दांडी यात्रा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आज का हमारा, किसने घोषित किया स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? तो दोस्तों किसका कथन है? तो यह बाल गंगाधर तिलक का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इनका जन्म कहां पर हुआ था दोस्तों? तो इनका जन्म महाराष्ट्र के रत्नागिरी में इनका जन्म हुआ था। और कब हुआ था? तो ये हुआ था
23 जुलाई 1856 को। इसके अलावा से बात करते हैं लाला लाजपत राय को। तो दोस्तों लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा से बात करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले, ये थे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है दोस्तों मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन यूपी SSC पैट पूछता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है आज का हमारा। निम्नलिखित में से किसने गदर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ये निभाई थी लाला हरदयाल ने। ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा से बात करते हैं गदर आंदोलन, इसकी शुरुआत कब हुई थी, यानी किसकी शुरुआत दोस्तों किसने करी थी? तो ये करी थी सरदार सोहन सिंह भागरा ने, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 आज का हमारा। निम्न में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो ये लिया था BR अम्बेडकर ने, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। इसके अलावा दोस्तों डॉक्टर BR अम्बेडकर के साथ एक और व्यक्ति थे, उनका नाम है तेज बहादुर, ठीक है। तेज बहादुर और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इन दोनों ने मिलकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। इसके अलावा से बात करते हैं जो मतलब 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, उनकी तारीख कौन कौन सी थी दोस्तों? तो पहला हुआ था 1930 में, दूसरा हुआ था 1931 में और तीसरा हुआ था 1932 में, ठीक है। तो ये डेट भी आपको याद रखनी है। इसके अलावा से बात करते हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि महात्मा गांधी जी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ठीक है। और दोस्तों दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1931 को, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि कांग्रेस ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो कांग्रेस ने भी दोस्तों दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ठीक है। और दोस्तों कांग्रेस की तरफ से कौन था? तो महात्मा गांधी ही कांग्रेस की तरफ से थे, ठीक है, जिसमें दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। तो इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 आज का हमारा। अच्छा दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल को इनको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 आज का हमारा। 1930 में खालिस्तानी की गिरफ्तारी के कारण पेशावर की सड़कों पर उग्र प्रदर्शन हुए थे। तो ये हुए थे खान अब्दुल गफ्फार खान की गिरफ्तारी के कारण। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 आज का हमारा। और दोस्तों ये भूगोल का, ठीक है, पार्ट स्टार्ट हो गया। एशिया और यूरोप में संतुलित घास स्थल कहलाती हैं दोस्तों, तो ये कहलाते हैं स्टेपेज, ठीक है। ऑप्शन नंबर तीसरा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों मैं आपको जितने भी घास के मैदान हैं उनकी दोस्तों आपको इमेज दिखाता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों आप उस इमेज को ध्यानपूर्वक पढ़िए। 2 तरह के घास के मैदान होते हैं, एक होते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान और दूसरे होते हैं उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, ठीक है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में, ठीक है, पेरीज घास के मैदान ये कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। इसके अलावा पंपास कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? तो ये अर्जेंटीना यानी कि दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। इस इमेज को ध्यानपूर्वक देखिए, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तीसरा दोस्तों बैट्स घास के मैदान, ये कहाँ पाए जाते हैं? तो दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा डाउन्स की बात करते हैं, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान है, ठीक है। इसके अलावा स्टेप जो है यूरेशिया के हैं, ठीक है। और दोस्तों यही क्वेश्चन पूछा गया था आज की इस वीडियो में हमारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों पुस्ताज कहाँ के हैं? तो ये हंगरी के हैं, ठीक है। इसके अलावा कैंटरबरी घास के मैदान ये कहाँ के हैं दोस्तों? तो ये न्यूजीलैंड के हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों लानोस, ये दोस्तों उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है लानोस, तो लानोस कहाँ का है? ठीक है, अमेजन बेसिन और वेनेजुएला की घास के मैदान है। इसके अलावा कंपोज जो है ये ब्राजील के घास के मैदान है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों सबाना, दोस्तों इंपोर्टेंट है, ठीक है। सबाना जो है दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका का, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों पार्कलैंड ये कहाँ का? तो ये अफ्रीका के घास के मैदान है, ठीक है। इसके अलावा कटिंगा तो ये ब्राजील के घास के मैदान है, ठीक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको दोस्तों ये इमेज समझ आई होगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आज हम, क्वेश्चन नंबर 12 आज का हमारा। बादल किस मंडल में अवतरित होते हैं दोस्तों? तो ये होते हैं क्षोभ मंडल में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। क्षोभ मंडल में बादल पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा समताप मंडल में दोस्तों जो एरोप्लेन होते हैं ना वो समताप मंडल के अंतर्गत होते हैं, ठीक है। इसके अलावा हेलीकॉप्टर दोस्तों ये क्षोभ मंडल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसके अलावा से बात करते हैं समताप मंडल और क्षोभ मंडल इन दोनों के मध्य ही ओजोन परत है, ठीक है। इसके अलावा समताप मंडल के ऊपर आता है दोस्तों मध्य मंडल, ठीक है। और मध्य मंडल के ऊपर आता है ताप मंडल, ठीक है। और ताप मंडल के अंतर्गत दोस्तों ये सैटेलाइट जोड़ते हैं, ठीक है। सैटेलाइट आपको दिख रहा होगा ये ताप मंडल के अंतर्गत उड़ता है, ठीक है। ताप मंडल के ऊपर आता है दोस्तों वायुमंडल, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों हम, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं दोस्तों। कौन सा राज्य है भारत के सबसे पूर्वी भाग में है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। जो अरुणाचल प्रदेश राज्य है ये भारत के सबसे पूर्वी भाग में है, ठीक है। अच्छा दोस्तों भारत के सबसे पूर्वी भाग में कौन कौन से राज्य है मैं आपको इमेज के जरिए बताता हूँ। सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों और भी राज्य मैं आपको सब बताता हूँ, ठीक है। एक हो गया नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है। इसके अलावा त्रिपुरा, ठीक है, असम और मेघालय। यहाँ से तो एक क्वेश्चन बनता है कि बांग्लादेश से 3 ओर से कौन सा राज्य घिरा है? तो दोस्तों यह है त्रिपुरा, ठीक है। त्रिपुरा राज्य जो है बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा राज्य है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों हम, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा देश नाथुला, ठीक है, दर्रा के पार है? तो यह है चाइना, ठीक है। ऑप्शन नंबर चौथा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, नाथुला दर्रा ये कहाँ पर है? तो ये सिक्किम में है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 आज का हमारा। और दोस्तों नाथुला दर्रा के पार ही चाइना देश है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 आज का हमारा। दोस्तों आपको जैसे क्वेश्चन कर रहा हूं बिल्कुल हूबहू ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। निम्नलिखित में से कौन से उद्योग को सूर्योदय उद्योग कहा जाता है दोस्तों? तो ये कहा जाता है सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को, ठीक है। ऑप्शन नंबर तीसरा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 आज का हमारा। और दोस्तों ये भारत की अर्थव्यवस्था की क्वेश्चन है, ठीक है। हर पार्ट से दोस्तों आपको 5-5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे पेपर में भी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 आज का हमारा। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है दोस्तों? यानी कि 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी दोस्तों? मैं आपको इमेज के जरिए दोस्तों जितनी पंचवर्षीय योजनाएं थी और दोस्तों वो कब से कब तक चली थी उनकी दोस्तों आपको डेट दिखाता हूँ, ठीक है। पहली पंचवर्षीय योजना दोस्तों 1951 से 1956 तक चली थी, ठीक है। और दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पर ज्यादा विकास दिया गया था, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, ठीक है। इसके अलावा दूसरी पंचवर्षीय योजना ये 1956 से 1961 तक चली थी, ठीक है। और दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योग पर सबसे अधिक बल दिया गया था, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी वो महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा तीसरी पंचवर्षीय योजना ये 1961 से 1966 तक चली थी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। इसके अलावा दोस्तों तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद 3 साल का गैप हो गया था, ठीक है। इसमें दोस्तों जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी वो, ठीक है, 1969 से 1974 तक चली थी, कि आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी वो 1974 से 1989 तक चली थी, ठीक है। इसके अलावा से बात करते हैं जो पांचवी पंचवर्षीय योजना में ही गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो ये पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, ठीक है। इसके अलावा छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 तक चली थी, ठीक है। इसके अलावा जो सातवीं पंचवर्षीय योजना थी वो 1985 से 1990 तक चली थी, ठीक है। इसके अलावा जो आठवीं पंचवर्षीय योजना थी वो 1992 से 1997 तक चली थी, ठीक है। इसके अलावा जो नवीं पंचवर्षीय योजना थी वो 1997 से 2002 तक चली थी। इसके अलावा जो 10वीं पंचवर्षीय योजना है वो 2002 से 2007 तक चली थी। इसके अलावा जो 11वीं पंचवर्षीय योजना है वो 2007 से 2012 तक चली थी। इसके अलावा जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है वो 2012 से 2017 तक चली थी, ठीक है। और दोस्तों जितनी पंचवर्षीय योजना थी ये सब 5-5 साल तक चली थी, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी ये दोस्तों केवल 4 साल तक चली थी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी केवल 4 साल तक चली थी, ठीक है। यानी कि 1974 से 1978 तक चली थी, ठीक है। इसको तो आप ठीक कर लेना, ये 1978 है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों हम। तो 16 का हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर 14, ठीक है। 2007 से 2012 तक चली थी 11वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर 14 इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 आज का हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है दोस्तों? प्रथम योजना ये 1951 से 1956 तक चली थी, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी दोस्तों वो 1961 से 1966 तक चली थी, ठीक है। या ना कि दोस्तों 1966 से 1971 तक। ये दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी वो 1961 से 1966 तक चली थी, ठीक है। इसके अलावा 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक चली थी, ठीक है। इसके अलावा जो छठी पंचवर्षीय योजना थी दोस्तों वो 1980 से 1985 तक चली थी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। और जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी दोस्तों वो 1974 से 1978 तक चली थी, ठीक है। आपको दोस्तों इमेज में ठीक कर लेना है, ठीक है उसको। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 आज का हमारा। प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? तो यह है सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के एलपीजी गैस के वितरण से। ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा दोस्तों उज्ज्वला योजना इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1 मई 2016, ठीक है। 1 मई 2016 से इसकी शुरुआत हुई थी, उत्तर प्रदेश के बलिया से इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों कभी कभी एलपीजी की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, ठीक है। तो एलपीजी की फुल फॉर्म होती है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 आज का हमारा। उपभोक्ता को मूल्य वर्धित कर वैट से कैसे लाभ पहुंचता दोस्तों? यानी कि दोस्तों वैट, सबसे पहले दोस्तों समझते हैं वैट की फुल फॉर्म क्या होती है। तो वैट की फुल फॉर्म होती है वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है। अब दोस्तों इससे कैसे लाभ पहुंचता है? इससे कर पर कर नहीं लगता और इस प्रकार कीमतों में वृद्धि होना रुक जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार इसको लाभ मिलता है दोस्तों ग्राहकों को। ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 आज का हमारा। भारत की मुद्रा प्रणाली का, ठीक है, दासमीकीकरण कब हुआ था? तो ये हुआ था 1957 को। ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 आज का हमारा। और दोस्तों ये है भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है
भारत के संविधान सभा की जब 31 अक्टूबर 1947 को बैठक हुई थी तो इसकी घटी हुई सदस्य संख्या कितनी थी? तो ये थी 299। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 आज का हमारा। दोस्तों मैं आपको जैसे भी क्वेश्चन करा रहा हूँ, आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, और दोस्तों आपको ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार विदेशियों को भी प्राप्त है? दोस्तों तो यह है दोस्तों जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार। ऑप्शन नंबर तीसरा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, कौन कौन से अनुच्छेद विदेशियों को प्राप्त हैं? तो दोस्तों मैं आपको सारे अनुच्छेद बताता हूँ। ठीक है, जो विदेशियों को भी प्राप्त हैं। तो एक तो दोस्तों अनुच्छेद है 21। ठीक है, और दूसरा है 14 और तीसरा है 20 और दोस्तों चौथा है 21 का ए। ठीक है, इसके अलावा 23 और 24 अनुच्छेद भी विदेशियों को प्राप्त हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों 25, 26, 27 और 28 ये अनुच्छेद भी विदेशियों को प्राप्त हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों आज का हमारा 23 है, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता? दोस्तों तो ये कराता दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये कहां से लिए गए हैं? तो दोस्तों ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, और दोस्तों ये है 36 से लेकर 51 तक, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं मौलिक अधिकारों की। दोस्तों तो मौलिक अधिकार है 12 से लेकर 35 तक। इसके अलावा मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं? तो ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा इसको मौलिक अधिकारों को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 आज का हमारा, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत कहा गया है? दोस्तों तो ये कहा गया अनुच्छेद 33 के अंतर्गत। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं अनुच्छेद 19 की। दोस्तों तो अनुच्छेद 19 में आया दोस्तों बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कहा गया है। इसके अलावा बात करते हैं अनुच्छेद 21 की। दोस्तों तो अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं देहित स्वतंत्रता। ठीक है, यानी कि जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 में है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं हम अनुच्छेद 25 की। तो अनुच्छेद 25 कहता है दोस्तों कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और इसका प्रचार प्रसार कर सकता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 आज का हमारा, पंचायती राज प्रणाली भारत के किस राज्य में सबसे पहले लागू हुई थी? दोस्तों तो ये हुई थी राजस्थान के नागौर जिले में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा दोस्तों जो भारत में कौन सी राज्य व्यवस्था कौन सी पंचायती राज प्रणाली है? दोस्तों तो भारत में त्रिस्तरीय है। ठीक है, त्रिस्तरीय ठीक है पंचायती राज व्यवस्था है। और दोस्तों कौन कौन से स्तर हैं? सबसे ऊपर का जो स्तर है उसका नाम है जिला परिषद, फिर उससे नीचे आता है पंचायत समिति, फिर सबसे नीचे आता है ठीक है पंचायत से ग्राम पंचायत। ये आपको तीनों स्तर याद रखना है। ठीक है, सबसे ऊपर आता है जिला परिषद, उससे नीचे आता है पंचायत समिति और सबसे तीसरा वाला स्तर है वो है ग्राम पंचायत। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा दोस्तों हर साल पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों तो हर साल पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य तो राजस्थान हो गया। ठीक है, और दूसरा राज्य कौन सा था? तो दोस्तों दूसरा राज्य था आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 आज का हमारा, और दोस्तों सामान्य विज्ञान से है। ठीक है, ये किसी शिशु के वंशागत जीनों की कुल संख्या में, ठीक है, इसमें हो जाएगा दोस्तों माता और पिता प्रत्येक से प्राप्त जीनों की संख्या के समान होती है। ऑप्शन नंबर तीसरा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 आज का हमारा, वृक्क के आकार की द्विकोशिकाएं किसमें होती हैं? दोस्तों तो ये होती हैं द्विबीजिक पादपों में। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 आज का हमारा, नानवाई की भट्टी में डबल रोटी बनाते समय खमीर यानी कि यीस्ट मिलाने का कारण क्या? दोस्तों तो इसका कारण है डबल रोटी को नरम और स्पिंज बनाने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों हम, क्वेश्चन नंबर 29 आज का हमारा, संतुलन की स्थिति में एक प्रणाली का एंट्रोपी परिवर्तन और इसके आसपास का वातावरण कैसा रहता है? दोस्तों तो ये रहता है दोस्तों इसमें हो जाएगा स्थिर रहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यानी कि संतुलन की स्थिति में एक प्रणाली का एंट्रोपी परिवर्तन और इसके आसपास का वातावरण स्थिर रहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 आज का हमारा, विद्युत क्षेत्र शक्ति को दर्शाने के लिए अनुकूलन इकाई है दोस्तों तो ये है न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, ऑप्शन नंबर चौथा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, न्यूटन पर कूलाम जो है दोस्तों, ठीक है, विद्युत क्षेत्र शक्ति को दर्शाता, ठीक है, इकाई को दर्शाता, ऑप्शन नंबर चौथा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों हम,
क्वेश्चन नंबर 31 है और दोस्तों ये गणित का स्टार्ट हो गया, ठीक है, यानी कि अंक गणित के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों आपको जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा सब आपको दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो सॉल्व करते हैं पहले क्वेश्चन को। अब पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भिन्नों के एक युग में भिन्न ए जो है, ठीक है, भिन्न बी से 2 गुना है और दोनों भिन्नों का गुणनफल 2/25 है, ठीक है। तो भिन्न ए का मान क्या होगा दोस्तों? मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि भिन्न ए, ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया है भिन्न ए जो है दोस्तों वो भिन्न बी से क्या है दोस्तों? 2 गुना है, ठीक है। यानी कि भिन्न अगर बी को हम x मानेंगे तो दोस्तों इसको मानना पड़ेगा हमें 2x, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। और दोस्तों इन दोनों को गुणनफली, ठीक है, इन दोनों को गुणनफली क्या बताया गया? 2/25 बताया गया। यानी कि दोस्तों इसके हम गुणा करेंगे तो 2x इंटू एक्स इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों 2/25, ठीक है। जब दोस्तों इसकी गुणा करेंगे हम तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू 2/25, ठीक है। यहां से 2 से 2 हम कैंसिल कर सकते हैं इसको। हम जो 2 से 2 कैंसिल करेंगे और एक्स स्क्वायर से जो एक्स स्क्वायर यहां से हट के यहां पहुंचेगा तो अंडर रूट में पहुंचेगा। यानी कि इस तरह से हो जाएगा कुछ ये x इक्वल टू अंडर रूट में 1/25। और दोस्तों जब अंडर रूट हटाएंगे हम, जब इसको बाहर निकालेंगे तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा 1/5, ठीक है। ये हो जाएगा, ठीक है, x का मान। तो इसमें दोस्तों जो a का मान होगा वो कितना होगा? यानी कि a की जगह हम रख देंगे, यानी कि x की जगह हम ये रख देंगे, ठीक है, 1/5 रख देंगे। तो a बराबर इसमें आ जाएगा 2/5, ठीक है। और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, 2/5, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा हमारा 2/5, ठीक है। भिन्न a का मान पूछा है इसने तो 2/5 इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। इसके अलावा फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन पूछा गया हमारा, एक 2 अंकीय संख्या में इकाई स्थान का अंक, ठीक है, दशम स्थान के अंक से चौगुना है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इकाई स्थान का जो अंक है दशम स्थान के अंक से चौगुना है और दोनों अंकों का योगफल 10 है, वह संख्या कौन सी होगी दोस्तों? तो इसको हम ऑप्शन के जरिए भी हल कर सकते हैं, ठीक है। ये कहा गया दोनों अंकों का योग 10 है, ठीक है। यानी कि दोस्तों 10 हमें देखना है, ठीक है। तो 10 दोस्तों 8 और 2 का योग भी 10 हो जाएगा, 4 और 6 का योग भी 10 हो जाएगा। इसके अलावा 8 और, ठीक है, 8 और 2 का योग भी 6 हो जाएगा। इसके अलावा 6 और 4 का योग भी 10 हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ऑप्शन से ये वाला तो नहीं होने का, ठीक है। इसके अलावा ऊपर की संख्या पढ़ते हैं हम। ऊपर दोस्तों कह रखा है एक 2 अंकीय संख्या के इकाई अंक का अंक, ठीक है, दशम स्थान के अंक से चौगुना है। यानी कि दोस्तों जो इकाई का अंक है, जो कोई भी संख्या, जैसे ये हमारी ये संख्या है, ठीक है, एक ये संख्या है, तो दोस्तों इसमें इकाई का अंक तो हमारा 5 होगा, ठीक है, और ढाई का अंक कितना होगा? 10 होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा इसमें कहा गया है जो इकाई का अंक है यानी कि 5 जो है वो 2 का 10 गुना है, ठीक है। ये कहा गया है इस क्वेश्चन के अंदर का। तो दोस्तों ऐसी संख्या में देखनी है। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा हमारा, जैसे कि हमने देख लिया 28, ठीक है, 28 को ले लेते हैं सबसे पहले हम। तो इकाई का अंक क्या है इसमें? तो इकाई का अंक हो जाएगा 8, ठीक है। 8 जो है दोस्तों वो 2 का कितना है? 4 गुना है, ठीक है। तो इसमें यही कहा गया है, यानी कि 2 का 4 गुना है। जब इसका 4 गुना करेंगे तो 8 आ जाएगा, यानी कि हमारी संख्या हो जाएगी, ठीक है, 28 हमारी संख्या हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि यही क्वेश्चन में कहा गया 2 अंकीय संख्या में इकाई स्थान का अंक जो है दशम स्थान के अंक से 4 गुना है, ठीक है। यानी कि इकाई वाला अंक जो है दशम वाले से 4 गुना है, यानी कि 4 दशम अगर 2 है तो इकाई का अंक 8 हो जाएगा। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33 आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों हमारा 33 है। एक कक्षा में 49 छात्रों का औसत वजन 51 किलोग्राम है, ठीक है। यानी कि दोस्तों 49 छात्र हैं एक कक्षा में और उनका वजन कितना दोस्तों? 51 किलोग्राम है, ठीक है। अगर हम छात्रों की गुणा उनके वजन से करते हैं दोस्तों टोटल छात्रों का वजन निकल जाएगा, ठीक है। दोस्तों इसका निकलेगा हमारा 2499, ठीक है। जब 49 की गुणा हम 51 से करेंगे तो इसके आ जाएगा 2499। इसके अलावा अगला कहा गया है इन्होंने, एक नए छात्र के शामिल होने से अब औसत वजन 51.2 किलोग्राम बढ़ जाता है, ठीक है। यानी कि 51.2 किलोग्राम बढ़ जाता है, ठीक है। पहले छात्रों की संख्या कितनी थी? तो पहले थी 49, अब कितनी हो गई दोस्तों? एक छात्र के आने से 50 हो जाएगी, ठीक है। तो 50 गुणा कितना हो जाता है दोस्तों? 51.2 हो जाता है, ठीक है। यानी कि 51.2 जब इसकी गुणा इससे करेंगे दोस्तों हम तो ये निकल कर आएगा हमारा 2560, ठीक है। यानी कि 2, 5, 6 और 0, ठीक है। एक सेकंड दोस्तों,
कितना आ जाएगा फ्रेंड, 2560 आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों 2560 में से 49 से 99 को घटा देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, यानी कि 2560 में से जब हम 49 99 को घटा देंगे तो हमारा निकल का आएगा दोस्तों हमारा आंसर। इसमें से 10 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर इसके अलावा यहाँ कितना बचा, 5 बचा। ठीक है, और जब 15 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 6 बचेगा। ठीक है, और 4 में से 4 घटाएंगे 0, यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों 61। ठीक है, 61 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 61। ठीक है, क्वेश्चन में 33 का हो जाएगा हमारा 61, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, एक बार क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, एक कक्षा में 49 छात्रों का औसत वजन 51 किलोग्राम है और एक नए छात्र के शामिल हो जाने पर अब औसत वजन 51.2 किलोग्राम हो जाता है। नए छात्र का वजन कितना होगा। ठीक है, हमने दोस्तों कुछ नहीं किया, यहाँ पर जो कुल छात्रों की संख्या होती है ना, कुल छात्रों की संख्या से हमने, ठीक है, उनके मतलब वजन में गुणा कर दिया। ठीक है, इससे दोस्तों हमारा जो टोटल छात्र है उनका दोस्तों वजन निकल जाएगा। ठीक है, उनका वजन कितना निकल का आया, तो निकल का आया ये 2499 किलोग्राम। ठीक है, टोटल छात्रों का वजन। इसके अलावा दोस्तों एक नए छात्र के आ जाने से अब वजन कितना हो जाता है दोस्तों, तो ये 51.2 किलोग्राम हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों जो एक नए छात्र 50 हो जाएगा। ठीक है, पहला 49 थे, एक नए छात्र के आ जाने से 50 हो गया। अब दोस्तों कितना हो गया, ठीक है, 51.2 किलोग्राम उनका वजन बढ़ गया। ठीक है, अब इसकी गुणा हम इससे कर देंगे तो टोटल का यानी कि 50 का औसत वजन निकल जाएगा। ठीक है, कितना निकला, तो 2560 निकला। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों हमने 2560 में से 2499 को घटाया तो हमारा कितना निकल का आया, 61 निकल का आया। ठीक है, 61 किलोग्राम, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 आज का हमारा। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं दोस्तों। इसमें कहा गया है एक्स का मान बताइए। ठीक है, तो एक्स का मान कैसे निकालेंगे हम, इस एक्स को यहाँ को लेकर आएंगे। ठीक है, और यहाँ को 128 को अंडर रूट वाले को यहाँ पे ले जाएंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह का दिखाई देगा दोस्तों। ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 162 गुणा 128। ठीक है, जब इसकी गुणा इससे करेंगे दोस्तों हम तो निकल कर आएगा हमारा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा दोस्तों जब हम इससे गुणा करेंगे यानी कि आ जाएगा एक्स स्क्वायर हमारा। ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा हमारा। ठीक है, यहाँ से हम इसकी गुणा करेंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा ये हमारा 20। ठीक है, 20,736 इसमें आ जाएगा। ठीक है, और जब इसका अंडर रूट निकालेंगे दोस्तों हम तो कितना निकलेगा, तो ये हमारा कुछ इस तरह का आएगा। ठीक है, अंडर रूट के अंदर आ जाएगा हमारा 144। ठीक है, यानी कि 144 का दोस्तों ये अंडर रूट है। ठीक है, 144 आ जाएगा। ठीक है, 144 जो है एक्स स्क्वायर 144 आ जाएगा। इसके अलावा जब हम एक्स यहाँ लिखेंगे और अंडर रूट, जब स्क्वायर यहाँ से हट के यहाँ अंडर रूट पहुंच जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह का दिखाई देगा ये। और जब दोस्तों हम इसका अंडर रूट निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 12 निकलेगा। ठीक है, यानी कि 12 हो जाएगा हमारा इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 को जाएगा 12 आंसर। ठीक है, हमारा ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर चौथा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है, दोस्तों मैंने कुछ नहीं किया, इस एक्स को यहाँ ले गया और इसको यहाँ ले गया। ठीक है, जब इसको हम इसको यहाँ ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ को लेके जाएंगे तो दोस्तों इनकी गुणा हो जाएगी। ठीक है, आपस में जब दोस्तों इनकी गुणा करेंगे हम तो ये निकलेगा 20,736। ठीक है, और जब इसका अंडर रूट निकालेंगे तो ये निकलेगा 144। ठीक है, और दोस्तों एक्स स्क्वायर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ अंडर रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, और दोस्तों 144 का अंडर रूट होता है 12। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 आज का हमारा। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 में दिया गया है 25 का स्क्वायर है 262। ठीक है, 6251 यानी कि 6251। ठीक है, इसके अलावा 36 का स्क्वायर दे रखा है 2528। इसके अलावा दोस्तों जो 73 है उसका स्क्वायर दे रखा है 54। ठीक है, 54 इसका स्क्वायर दे रखा है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं इकाई के अंक। ठीक है, इसमें कहा गया व्यंजनों की योगफल में इकाई का अंक कितना होगा दोस्तों, तो ये होगा दोस्तों जब 25 यानी कि अगर दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, अगर दोस्तों 5 है। ठीक है, उसकी दोस्तों घात चाहे कितनी भी हो, चाहे 20 हो, चाहे 1000 हो, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, उसका इकाई का अंक हमेशा 5 ही आएगा। ठीक है, उसका इकाई का अंक हमेशा 5 ही आएगा। इसके अलावा 6 की बात करते हैं, और 6 का दोस्तों कितना भी स्क्वायर हो उसका इकाई का अंक कितना आएगा, हमेशा 6 आएगा। ठीक है, हमेशा दोस्तों 6 ही आ जाएगा। ठीक है, उसके चाहे कितना भी हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 1000 हो, चाहे लाख हो, उसका इकाई का अंक हमेशा 6 ही आएगा। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं अगर किसी संख्या के लास्ट में 3 हो दोस्तों, इसको हम सोल्व करेंगे। ठीक है, जैसे दे रखा 73, जैसे देखा दोस्तों 73 दे रखा। ठीक है, 73 का जो घात दे रखी है 54 दे रखी है। ठीक है, यहाँ दोस्तों कैसे करते हैं हम, इसको 4 से भाग कर देते हैं। जब इसको 4 से भाग करेंगे हम तो ये निकलेगा हमारा 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 4 12। ठीक है, कितना शेषफल आया, 2 शेषफल आया। और दोस्तों जो शेषफल आता है ना, मतलब जो बचता है दोस्तों उसी की घात हम चढ़ा देते हैं। ठीक है, यानी कि 3 की घात जब 2 करेंगे तो कितना निकलेगा, 3 3 9। तो दोस्तों इसका इकाई अंक निकल का आया 2, इसका निकल का आया 6, इसका निकल का आया 5। ठीक है, यानी कि दोस्तों 5, 6 और 9। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। अब इनका क्या पूछा गया, योगफल। ठीक है, योगफल में इकाई का अंक कितना होगा, यानी कि जब इसका योगफल करेंगे
6 5 11, 11 और 9 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। और 20 का दोस्तों इकाई अंक कितना निकलेगा, तो 0 निकलेगा, ठीक है। तो 0 हमारा इकाई अंक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चौथा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36 है आज का हमारा। और दोस्तों हिंदी का स्टार्ट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा। ये कहा गया दोस्तों, नीचे 4 शब्दों के समूह दिए गए हैं जिसमें से 3 शब्द पर्यायवाची हैं, बाकी एक भिन्न है। तो बताइए दोस्तों क्या है दोस्तों, इसमें परलोक, ठीक है, इसके अलावा स्वर्गवादी, इसके अलावा अन्य लोग, इसके अलावा दोस्तों अन्य व्यक्ति, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर चौथा, ठीक है। इसमें हो जाएगा अन्य व्यक्ति, ऑप्शन नंबर चौथा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों जो परलोक है, ठीक है, स्वर्गवादी है, इसके अलावा अन्य लोग, ये दोस्तों ये पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। ये सब जो है पर्यायवाची शब्द है, और ये जो है अन्य व्यक्ति यानी कि अन्य आदमी, ये अलग है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 आज का हमारा। अगला क्वेश्चन कहा गया है दोस्तों, ठीक है, विषकरण का, ठीक है, विलोम शब्द क्या होता है। तो दोस्तों विषकरण का विलोम शब्द होता है आकर्षण, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38 आज का हमारा। जिसका विभाजन नहीं किया जा सकते दोस्तों, उसको बोलते हैं अविभाज्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों, यद्यपि में कौन सी संधि है। तो दोस्तों यद्यपि में यण संधि हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यद्यपि का हम संधि विकसित करेंगे तो इसकी संधि विकसित निकलेगी यदि, ठीक है, यदि, एक सेकंड दोस्तों, यदि प्लस अपी, ठीक है, यदि प्लस अपी, ठीक है। यदि प्लस अपी में यदि जो है दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। ये एक यण संधि है, तो इतना आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40 आज का हमारा। अपना हाथ जगन्नाथ लोकांतरी का सही अर्थ है दोस्तों। तो अपना हाथ जगन्नाथ, इसका मतलब है दोस्तों अपना काम स्वयं द्वारा ही संपन्न करना उचित होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर तीसरा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 हमारा 46